Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series of system of particles and rotational motion. अब तक बेटा हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। कल बेटा हमने एंगुलर मोमेंटम का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सबने देखा होगा और आप सबको पसंद आया होगा, आई होप। उसमें बेटा कुछ एक बच्चों के डाउट आए हैं। एक डाउट तो ये आया कि क्या हमें एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आएगा या किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। उसको बेटा हम इस लेक्चर के लास्ट में सोल्व करेंगे। डाउट ताकि ध्यान रहे, इस लेक्चर के लास्ट में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने से पहले बेटा पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसके रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, मतलब रियल लाइफ में ये कैसे प्रूफ करता है इन बातों को, वो हम देखेंगे। मीन्स हम फिजिक्स को पहले फिजिक्स कहते क्या है, फिर उसको रियल लाइफ से कैसे रिलेट करके चलना है, तब जाके बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। वो हम स्टार्ट करेंगे। आज हमें पढ़ना है बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप मुझे सिंपली ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? mvr। अगर मैं इसको बेटा वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा था? mr क्रॉस v। ये था हमारे पास एक है, और एक हमने l बेटा ये लिखा था। l का रोटेशनल मोशन के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया था? आई ओमेगा। l का रोटेशनल मोशन के केस में बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया? आई ओमेगा। अगर बेटा मैं इसके अकॉर्डिंग सोल्व करें, अगर हम देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें लीनियर मोमेंटम हमें पता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना मोशन है वो फोर्स पर डिपेंड करता है। फोर्स कम लगाएं तो मोमेंटम में चेंज कम होता है, फोर्स ज्यादा लगाएं तो मोमेंटम में केस ज्यादा, मतलब एफ क्या होता है? dp बाई dt। ये हमें पता है। ये था बेटा लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा रोटेशनल मोशन में भी होता है। वो बात हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, या आप इसको अलग से टॉपिक कह सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों इक्वेशन में बेटा किसी को भी कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूं dl बाई dt, dl बाई dt कर दे बेटा, क्या आएगा? m क्या है? कांस्टेंट m, u इंटू वी, मतलब दो क्वांटिटी हमारे पास प्रोडक्ट में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले एक का कर दिया dr बाई dt, सेकेंड एज इट इज, प्लस इस बार फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का बेटा डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब आप यहां से देखो m का m, dr बाई dt क्या होता है बेटा? v क्रॉस v प्लस एम आर क्रॉस dv बाई dt। dv क्या था हमारे पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी बाई में टाइम क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया? a। अब एक चीज देखो, v इंटू वी, वेलोसिटी। अब जो हमारे पास ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम को सेम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आता है? एंगल जीरो। एंगल जीरो तो साइन थीटा जीरो, मतलब ये क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? एम आर क्रॉस एल्फा आर। अगर बेटा मैं m को अंदर ले जाऊं तो r वेक्टर m इंटू ए वेक्टर, क्या बच गया? r क्रॉस f। तो ये हमारे पास क्या आ गया? dl बाई dt। आपको ये क्वांटिटी बेटा जानी पहचानी लग रही है, देखी लग रही है, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। r क्रॉस f क्या था? टॉर्क। तो बेटा यहां से dl बाई dt क्या आ गया? अब हमारा काम हो गया। सिंपल मोशन में फोर्स क्या होता था? dp बाई dt, क्योंकि सिंपल मोशन में मोमेंटम कैसा था? लिनियर। अब यहाँ फोर्स कौन है? टॉर्क, जो बॉडी को रोटेट करा रहा है, और एंगुलर मोमेंटम है, तो ये रिलेशन रहेगा टॉर्क विल बी इक्वल टू dl बाई dt। इसको बोलते हैं बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। रोटेशन के केस में जितना हम टॉर्क लगाते जाएंगे, जितना आप कह लो टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट, मतलब कोई फोर्स लगाएं वो कितना टर्न करा, या हम सिंपली ये कहते हैं कोई बॉडी कितना रोटेट करे, उसके ऊपर रोटेट करने वाला फोर्स। जितना फोर्स लगाते जाएंगे उतना बॉडी
ज़्यादा रोटेट करती जाएगी, एंगुलर मोमेंट उतना ज़्यादा उसका बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ है कि इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ क्यों बोल रहे हैं। चलो अब अगर बेटा इसके अकॉर्डिंग देखें, एल क्या है, आई ओमेगा। अगर इसका मैं डी एल बाई डी टी कर देता हूं तो बेटा आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कभी टाइम के साथ में चेंज नहीं होता। तो आई बाहर डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया बेटा, आई अल्फा, डी एल बाई डी टी क्या आ गया, आई अल्फा। अब मैं आपको फोर्स बताता हूं, फोर्स क्या होता था, एम ए। रोटेशनल के केस में फोर्स क्या है, टॉर्क। तो एम की जगह बेटा कौन लेता है रोटेशनल मोशन में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या आ गया हमारे पास, टॉर्क। तो यही बात है बेटा, डी एल बाई डी टी क्या रहेगा, हमेशा डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। जितना टॉर्क लगाएंगे उतना ही मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। आई होप आपको बेटा क्लियर हुआ होगा। हमारे लिए घर पे बिठवाएंगे तो चलो, अब ऐसा समझो कि हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, डी एल बाई डी टी। अगर बेटा हम टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब एक्सटर्नली कोई टॉर्क हम नहीं लगा रहे, मतलब कोई हम घूमने वाला फोर्स या रोटेटिंग फोर्स या हम टर्निंग फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास क्या मोमेंटम में चेंज आएगा, नहीं आएगा। डी एल बाई डी टी क्या रहेगा, जीरो। अब बेटा डी एल बाई डी टी, आप ऐसा आपने पढ़ा होगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, तो एक्स क्या क्या पॉसिबल है, आप कहोगे कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉसिबल है बेटा, लेकिन कांस्टेंट के साथ कुछ और भी पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन भी होती है। मतलब एक्स मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ एक पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस की बात करेंगे, एक्स और ये तो बेटा एक फिक्स टाइम के ऊपर होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बेटा जब भी हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे तो बॉडी का जितना रोटेशनल मोशन है वो उतना ही रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। जैसे हमने बेटा सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा था, हमारे पास क्या था, जब तक हम फोर्स नहीं लगा रहे बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी, मतलब जितना उसका मोमेंटम है उतना ही रहेगा। वही खेल बेटा यहाँ पर है, जितना हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उतना ही रहेगा एंगुलर मोमेंटम। अगर हम टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे तो रोटेशनल मोशन इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा। इसी लाइन को या इसी फैक्ट को क्या कहा गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बेटा ये था फिजिक्स, अब हम इसको अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। ऐसे समझो, इसके बेटा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डेली लाइफ के। पहला एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैं बेटा इसके पत्थर बांध दूं, मार्कर मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बेटा यहां मैंने एक रस्सी लेके यहां पत्थर बांध दिया, या ऐसे करो हम पहले बहुत दूर पत्थर बांध देते हैं, यहां पत्थर बांध दिया रस्सी के, और हम उसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं, मतलब हम उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हम बेटा यहां से उसको फोर्स कह लो या टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रोटेशनल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। सर्कुलर मोशन है बेटा, उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी आर। अब अगर बेटा हम ऐसा करें, उसी वेलोसिटी से वो घूम रहा है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और अब हम रस्सी है जो हमारे पास यहां मास, उसको लपेटना स्टार्ट कर दें रस्सी को, मतलब रस्सी इसके ऊपर लपेटना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी देर बाद बेटा वो मास कहाँ आ गया, यहाँ, मतलब अब वो इतना दूर है, और अब भी हम उसी सेम मोशन में हैं, मतलब जो हम पहले फोर्स लगा रहे थे, टॉर्क लगा रहे थे, उतना ही मोशन अब करवा रहे हैं। तो अब आप एक चीज नोट करोगे, जो अब पार्टिकल या मास पास में आ गया है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है,
क्या बढ़ गई है, वेलोसिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। कैसे हुआ, कैसे, क्योंकि बेटा जब वो दूर था, आर डिस्टेंस पे था यहां से, तो बेटा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी। अगर हम आर कम करेंगे, अगर हम बेटा आर को डिक्रीज करेंगे तो वी को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। मीन्स ऐसे समझो कोई बॉडी रोटेट कर रही थी इस एक्सिस पे, और हम उसको जिस रस्सी से वो कनेक्ट थी उस रस्सी को हमने कर दिया छोटा, तो अब भी वो घूम रही है, हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, या ऐसे कह लो जो फोर्स पहले लगा रहे थे सेम अब लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या उस केस में कोई भी हमारे पास मूवमेंट में चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर हमने बेटा आर को कम कर दिया, पास ले आए, तो वी क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब लिनियर एंगुलर मोमेंटम उतना ही बना रहेगा। अब बेटा एक और एग्जांपल देखिए डेली लाइफ में। एक और एग्जांपल ये है, आपके बेटा ये दो मास है आपके पास, ठीक है। आप एक टर्निंग चेयर पे, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, और आप अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं, और आप उस रिवॉल्विंग चेयर पे या मूविंग चेयर पे आप घूम रहे हो, ठीक है। जब आप हाथ ऐसे करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब आप हाथ अपनी बॉडी के पास लेकर आओगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, जब हाथ हमसे दूर है, मतलब हमारी बॉडी से दूर है तो बेटा आर क्या है, ज्यादा। आर ज्यादा है तो वी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और जब उसको पास ले आए तो हमारे पास आर क्या हो गया, कम। आर कम हो गया तो वी को इंक्रीज होना पड़ेगा। मतलब ये एक्चुअल में मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं रहा। अगर आर बढ़ेगा तो वी घटेगा, अगर आर घटेगा तो वी बढ़ेगा। यही सब हमारा चल रहा है। अब बेटा इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कोई भी प्लेनेट है वो रोटेट कर रहा है, किस मोशन में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ऐसे समझो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेनेट है, ये हमारा क्या है, वो मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। ये क्या है उसका सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। अब आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा केपलर्स लॉ। उसमें जो सेकंड लॉ है ये कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा। मींस ऐसे समझो इस बात को कि वो इतना चला, इतना एरिया चला, मान लो ये एरिया ए है, तो उसको बेटा इतना सा पाथ ट्रेवल करना पड़ा, इतना सा पाथ। अब अगर वो यहां आएगा तो उसको एरिया अब भी ए ही करना है, तो उसको ए एरिया बेटा मान लो इतनी दूर वो घूमेगा तो ए एरिया होगा, ठीक है। दोनों केसेस में क्या है, एरिया इक्वल है। तो केपलर सेकंड लॉ ये कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करना चाहिए। मतलब ये दोनों एरिया, ये पाथ और ये पाथ, उसको सेम टाइम में चलना है। सेम टाइम में चलना है बेटा, यहां तो उसको कम चलना है, तो स्पीड क्या होगी, लार्ज। यहां बेटा उल्टा बोल दिया ना, यहां डिस्टेंस कम है तो बेटा वो आराम से चलेगा, तो भी उतने टाइम में पहुंच जाएगा। यहां उसको इतना टाइम, ऐसे समझो ये 10 सेकंड में कर रहा है काम, 10 सेकंड में चल रहा है। इसको तो बेटा 10 सेकंड में इतना चलना है और इसको 10 सेकंड में इतना चलना है। तो किस केस में वेलोसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, इस केस में वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, लार्ज। यहां आर बेटा लेस है तो वेलोसिटी लार्ज, यहां आर हमारे पास आर लार्ज, मतलब यहां से कितना दूर है, लार्ज है तो वेलोसिटी कम। मींस है वही एंगुलर मोमेंटम। अगर आर कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई, अगर आर ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो आई होप बेटा अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा
कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब भी नहीं हुआ तो बेटा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस बार एक रोटेटिंग बॉडी लेते हैं। एक हमारे पास ये मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है बेटा, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से। एक डिस्क है और वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट या मान लो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर बेटा हम इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम इसके ऊपर एक छोटा सा मास रख दें, एक छोटा सा हमने m मास रख दिया, इसका मास मान लो कैपिटल M है, तो इस मास को रखने से क्या हुआ, देखो ये पहले घूम रहा था, अब भी घूम ही रहा है, हमने एक छोटा सा मास रख दिया, मतलब अब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व कब होगा, mvr, या आप यहाँ पे v को लिख दो r ओमेगा, mr v r ओमेगा r स्क्वायर ओमेगा। ये बेटा एंगुलर मोमेंटम बना रहना चाहिए, r इसमें चेंज हो नहीं रहा। अब अगर हमने मास डाल दिया तो मास क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। मास इंक्रीज हो गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे समझो कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी, हमने उसके ऊपर मास रख दिया, तो अब उस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी वो घटेगी या बढ़ेगी, अब वो थोड़ी स्पीड कम कर लेगा मास के ऊपर रखने से। मतलब वो क्या हो गया, मास बढ़ गया, स्पीड कम होगी। तो हुआ क्यों, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व, मींस एंगुलर मोमेंटम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो हम कल पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब डाउट की बात करते हैं। कल हमने बेटा एक टॉपिक पढ़ा, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में थी, ठीक है, और ये था उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके अराउंड ऐसे घूम रही थी। एक्चुअल क्या है, ये है, और इसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था सर्कुलर मोशन में। तो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया था mvr, वो हमने बेटा इस सेंटर के अबाउट निकाला। मींस कोई ऑब्जेक्ट यहां घूम रहा है और हमने जो उसका सर्कल का सेंटर है उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। अगर बेटा हमें एंगुलर मोमेंटम कोई और पॉइंट पे निकालना हो, मान लो इस बार हमें एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पर निकालना है, L अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट वैसा बेटा हमें एंगुलर मोमेंटम। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को कल ये फील हुआ कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होगा, या अंदर या बाहर। उनका थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब एक चीज देखो, इसको आप कैसे मान लो ये ऐसे घूम रहे हैं। अगर बेटा मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका वेलोसिटी कहां आएगा, नीचे। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी कहां आएगा, ऊपर। अब हमें इस पॉइंट को रेफरेंस, मतलब इस पॉइंट के अबाउट में देखना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर, और ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं इस साइड वाले केस की बात करूं, सिर्फ एक केस की, तो आप मुझे ये बता दो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, r क्रॉस v m या r क्रॉस p, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। अब इस डायरेक्शन में देखो r क्रॉस v करना बेटा। r क्रॉस v, सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं वो हमने बहुत बार बताया हुआ है, एक बार और देख लो। जो पहले होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, पहले की तरफ हम हाथ करते हैं, दूसरे की तरफ हथेली करते हैं और फिर कर्ल कर देते हैं। अब इस केस में देखो हमारा r कहां है, नीचे, ठीक है। वेलोसिटी कहां है, एक्चुअली ये बेटा यहां था। इस पॉइंट के, मान लेते हैं हम यहां, थोड़ा दिखा देते हैं आपको, इस पॉइंट के रेफरेंस में, और ये वो है जो घूम रहा है,
ठीक है, ये वो है। इस पॉइंट की बात करें तो बेटा इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी, इस साइड, और आपको दिखाई ना दे रहा हो ये था आपका रेफरेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कहाँ आया, यहाँ। इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कहाँ आया, इस साइड। तो बेटा अगर मैं r क्रॉस v करूं तो r ऐसे हो गया, क्योंकि ये हमारा ऐसे आ रहा है तिरछा, तो हाथ तिरछा। अब v कहाँ है बेटा, इस साइड, तो v कर्ल कर दो कहाँ है, परपेंडिकुलर। मतलब जो ये एक्सिस था, जो पोजीशन वेक्टर था उससे क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब कहाँ आया, इस साइड आया। एंगुलर मोमेंटम क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। इस केस में देखो, इस केस में ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके इस थोड़ा सा ऊपर P पॉइंट पे हमें निकालना है। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये घूमता घूमता कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, घूमता यहाँ आ गया। तो अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है, अंदर की तरफ। मतलब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल मास रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ वेलोसिटी है और ये हमारा क्या आएगा, r। जिस पॉइंट पे निकालना है उससे जिस पॉइंट के ऊपर है पार्टिकल उसकी तरफ प्रोजेक्शन, या उसकी तरफ हम कह दें उसका पोजीशन वेक्टर। तो बेटा ये बन गया। अब r कहाँ है, इस साइड, हाथ कर लिया। v कहाँ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हथेली होगी बेटा, अंदर की तरफ। r क्रॉस v करंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर। ऐसे हाथ अंदर कहाँ है, परपेंडिकुलर। मतलब कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, v नहीं n। आई होप क्लियर हुआ होगा, r क्रॉस v से के। अब एक चीज देखो, ये था, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही थी। जब इस पॉइंट की बात की तो एंगुलर मोमेंटम यहां आया, आया कहां आया, पॉइंट कहां गया हूं, कहां रख दिया रे मार्कर, साफ हो गया। ये कोई पॉइंट था बेटा, इस पॉइंट पे जब हमने इस साइड देखा तो एंगुलर मोमेंटम यहां आया, इस साइड आया। इस पॉइंट पे देखा तो यहां आया। मतलब जब ये यहां से इस पोजीशन पे था तो यहां एंगुलर मोमेंटम, इस पोजीशन पे था तो यहां एंगुलर मोमेंटम। जब ये यहां होगा तो यहां होगा, पीछे अगर पीछे। मतलब ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ऐसे रोटेट कर रहा है। मतलब ये नीचे से फिक्स है और रोटेट बेटा इसने ऐसे किया, ऐसे। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है क्या वो एक्सिस के अलोंग है, नहीं है। अब वो एक्सिस के क्या है, ऐसे चारों ओर घूम रहा है। तो ये बेटा कैसा है, कोन। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, कोनिकल या लाइक कोन, एंगुलर मूवमेंट। तो एंगुलर मूवमेंट बेटा जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस केस में क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इस पॉइंट पे हमने निकाला तो ऐसे आया, और ये क्या बना रहा है, कोन। क्योंकि नीचे वाला पॉइंट इस पॉइंट पे फिक्स है, ऐसे। फिर ये पीछे से जाके फिर ये आगे से आएगा, पीछे से जाके फिर आगे से आएगा। तो ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। आई होप बेटा आपको एंगुलर मोमेंटम क्लियर समझ आ गया होगा। एक लेक्चर हमने कल अपलोड किया, जो बच्चे नए हैं वो पहले कल वाला लेक्चर देखें, फिर इसके बाद इस लेक्चर पे आए। अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, thank you so much for giving your valuable time, keep enjoying, keep sharing once again। बेटा अच्छा लग रहा है टॉपिक, कुछ फील आ रहा है फिजिक्स का, तो अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी कुछ समझ आए कहानी, एक्चुअल फिजिक्स क्या है, और उनका भी क्राइमिंग से पीछा छूट जाए। ओके, थैंक यू सो मच।